कैसे बनती है पाठ्यचर्या। अब इतना जटिल है ये काम कि एक पूरे बोर्ड में समा ही नहीं रहा है, तो अगर बहुत छोटा दिख रहा हो तो बाद में इसको बड़ा करके देख लीजिएगा। जैसा पहले भी हमने कहा, कोई भी पाठ्यचर्या दो पहलुओं को एक साथ लेकर बनती है। वो ये है कि हम क्या चाहते हैं और कौन सी सीमाएं, कौन सी ज़रूरतें हमें बांध के रखी हैं, जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा काम आगे ठीक से नहीं हो पाएगा। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें चाह सकते हैं, लेकिन अगर वे हमारे ज़मीनी हालातों में संभव ही नहीं है तो फिर हमारा कारगर काम नहीं हो पाएगा। तो जो हम चाहते हैं वो परिभाषित होता है इन चार पहलुओं से। सबसे पहला हमारा विजन, हमारे मन में क्या छवि है कि जिस विद्यार्थी को हम अपने पाठ्यचर्या के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं, उस विद्यार्थी में क्या गुण होने जा रहे हैं। इसी तरह उन गुणों को पैदा करने के लिए जो कक्षा होगी, उस कक्षा में होने वाली प्रक्रिया और स्कूल के क्या गुण होने जा रहे हैं और उस व्यवस्था के क्या गुण होंगे, इन सब के चलते जिस तरह के समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, उस तरह के समाज में कि हमें क्या दिखाई देगा, जो तय करेगा कि आगे हम अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो पहला है विजन। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है कौन से विश्वास और मान्यताओं के ऊपर हमारा पूरा काम आधारित है। कोई भी आप काम करते हैं तो आप दुनिया की हर एक चीज़ नहीं कर पाते, लेकिन आप कुछ चीज़ों को चुनते हैं और उसको चुनने के पीछे कुछ आपके मूल्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं। जैसे हमें हमारा संविधान एक दिशा देता है, पर इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के बारे में हमारे क्या विश्वास और मान्यताएं हैं, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम क्या समझते हैं, सीखने के बारे में, शिक्षकों के बारे में हम क्या मानते हैं और समता के बारे में हम क्या समझते हैं। ये कई ऐसे पहलू हैं जो तय करते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। ओवरऑल ज्ञान को लेकर हमारे उपागम अप्रोच क्या है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं। आप और हम बचपन में जो चीज़ कर लेते थे कि बहुत सारी जानकारी समझ के दूसरों के सामने प्रस्तुत कर लेते थे, अब आज उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी मोबाइल फ़ोन के सहारे यही काम कर सकता है। तो आज किस चीज़ का महत्व है, आज ज्ञान किसे माना जाना चाहिए। और आज से 15 साल बाद जब आज के बच्चे आगे की शिक्षा में या काम की दुनिया में पहुंचेंगे, तब क्या ज़रूरी होगा। तो हमारा अप्रोच, हमारा हर एक विषय को लेकर हमारी समझ और उपागम क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञान में विषय वस्तु से कहीं अधिक है वैज्ञानिक साक्षरता। सही प्रश्न पूछ पाना, उनके उत्तर खोज पाना, उनको परिस्थिति के साथ जोड़ पाना, नई परिस्थिति में लागू कर पाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सोचने के तरीके महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और हम जो चाहते हैं वो हमारी नीतियों से भी निकल कर आता है। जैसे कि हमारी नई शिक्षा नीति है, हर एक प्रदेश की अपनी नीतियाँ हो सकती हैं, और राइट टू एजुकेशन अपने आप में एक नीति है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं कि कौन सी दिशा हम लेना चाहते हैं। लेकिन हम वहाँ बढ़ते समय कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कितने समय में कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपको ये देखना है और उसका व्यवहारिक तरीका क्या होगा वहाँ तक पहुँचने का, तब आपको ये देखना ही पड़ेगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं। बाल विकास, बच्चों के सीखने का जो क्रम है और जो तरीके हैं जो उनको मदद देता है, बाल मनोविज्ञान की जो बात है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, भावनात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, ये सारे पहलू हैं जो तय करते हैं कि अलग अलग उम्र के लिए हम किसको महत्व देने जा रहे हैं। इसके साथ ही ज़मीनी हालात तय करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए कितना समय उपलब्ध है, किस तरह के संसाधन है, कितनी नियमितता है, कितनी भाषाएं हैं। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पहलू हैं जिनकी वजह से शिक्षकों को, बच्चों को कठिनाइयाँ आती हैं। अगर हम उनको दूर नहीं करेंगे तो सीखना भी नहीं हो पाएगा। हमारा संदर्भ क्या है, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे समाज के तौर तरीके, अलग अलग जगह की विविधताएं, बच्चे किस तरह के पारिवारिक संदर्भ से आते हैं, और इतना ही नहीं, उस संदर्भ से वे कौन सी ताकतें और कौन सा ज्ञान लेकर आते हैं, उसको हम अपनी प्रक्रिया में, अपनी कक्षा में किस तरह जगह देते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, बल्कि आगे लेकर जाते हैं। इसके अलावा इसके पहले भी
पाठ्यचर्याएँ हुआ करती थी, एनसीएफ हुआ करते थे, तो उनके क्रियान्वयन में कहाँ कहाँ मुश्किलें आई, क्या था जिसकी वजह से उस तरह के नतीजे नहीं आ पाए जो हम चाहते हैं। अगर वो हम नहीं देखेंगे तो हमारे साथ भी यही हो सकता है। तो पुरानी चीज़ को बार बार उसी तरीके से करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन नए तरीके से करने का फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे पुराने पहलू हैं जो अभी बहुत उपयोगी होंगे, पर लेकिन उनको हमें इस तरह शामिल करना चाहिए कि वो अब आज की तारीख में ज़्यादा कारगर हो पाएँ। तो ये दोनों जो पहलू हैं, इसको करने में कई तरह के वर्कशॉप लगते हैं, 3 या 4 वर्कशॉप लगते हैं। ये भी अलग अलग तरह से इन्हीं वर्कशॉप में इन पर चर्चा होती। तो आप जो काम करेंगे वो होगा, दस्तावेज़ों को देखेंगे, शोध को देखेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। बहस सबसे अहम तरीका है पाठ्यचर्या बनाने का। कई बार आपको लगेगा कि इस बहस का कोई अंत ही नहीं है, तो आप पहचानेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देने का तरीका ये है कि इसको करके देखा जाए, ट्राई आउट करें, किसी से इंटरव्यू लें जो पहले जानते थे या कर चुके थे। और इसी तरह इस बार प्रावधान भी है कि हम कई तरह के सर्वेक्षण करें और चीज़ों को ट्राई आउट करें, अलग अलग प्रतिभागियों से बात करें, उनकी राय भी हम लोग जानें, तब जाके इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे। जब हम इन बातों को करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि कुछ अलग अलग विषयों में, थीम्स में वो बातें बढ़ती जाएंगी। एक तरीके से जिनको हम लोग पोजीशन पेपर कह रहे हैं, वर्तमान में जो नया एनसीएफ बनने जा रहा है उसमें 25 ऐसे विषय दिए गए हैं। हर एक विषय के लिए कई सारी बातें इस पूरी चर्चा से निकलेंगी, जो कि बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रश्न को अधिक महत्व देना है, किस लिए महत्व देना है, क्या हमारा उपागम होने जा रहा है, किस क्रम में हम चीज़ों को देखेंगे, और आगे पाठ्यचर्या के लिए कौन से सुझाव, रिकमेंडेशंस, अनुशंसा इन बातों से निकलेंगी। ये सब तय करने में इसका बहुत बड़ा भाग है। सीधे अगर हम पोजीशन पेपर पे काम शुरू करेंगे तो खतरा ये है कि अलग अलग पर्चों पर काम करने वाले अलग अलग तरीका ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर ये बात होती है कि बच्चे सीखेंगे कैसे, बच्चे सीखते कैसे हैं और हम क्या चाहते हैं कि वो किस तरह से सीखें, किस दिशा में जाएं, अगर इस पर चर्चा नहीं होती तो विज्ञान वालों का सीखने का तरीका इस प्रकार का हो सकता है कि जिसका सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन से कोई लेना देना ही ना हो और गणित से और भाषा से लेना देना ना हो, और वो आगे जाके बहुत हमको तंग करेगा, मुश्किलें पैदा करेगा। या हो सकता है कि हम शिक्षा में ऐसी बातों को शामिल करें जो कि बाकी जगह शामिल नहीं की गई हैं, तो हम शिक्षकों को ऐसी चीज़ों के लिए तैयार करेंगे जिसको वो उन्हें उपयोग में लाना ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से एक आधारभूत पहलुओं पर चिंतन का काम नहीं करते हैं, मिलकर बातचीत नहीं करते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये जो पेपर्स हैं उनके बीच में जो तालमेल और तारतम्य होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और उसके चलते हमारी पाठ्यचर्या जो है वो थोड़ी डांवाडोल रहने वाली है। तो ये जो लकीरें हैं ये बताती हैं कि इम्प्लीकेशन, प्रभाव इधर से इधर किस दिशा में जाने वाला है। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे पाठ्यचर्या में जो शामिल करना है उसके बारे में कई बातें हमको पता लगने लगेंगी। हमें ये पता लगेगा कि क्या शामिल करना है, बच्चों के लिए क्या है, शाला पूर्व बच्चों के लिए क्या है, एडल्ट्स के लिए क्या है और शिक्षकों के लिए क्या है, क्यों वो ज़रूरी है, उसके आधार हमारे पास यहाँ से आने लगेंगे। कब तक कितना हो जाना चाहिए, अलग अलग, जैसे कक्षा 3 के अंत तक, 5 के अंत तक, 8 के अंत तक क्या हो जाना चाहिए, कौन से तरीके उपयोगी रहेंगे। सब जगह ये कहा जा रहा है कि अनुभवात्मक रचनात्मक शिक्षण होगा, एक्सपीरियंशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी का प्रयोग होगा, लेकिन उसका मतलब हर बच्चे के लिए, हर स्तर के लिए एक जैसा नहीं है। तो अलग अलग विद्यार्थियों को, उनके संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, किस तरह की सामग्री, पाठ्यपुस्तक अकेली सामग्री नहीं है, ना ही केवल टीएलएम वो सामग्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सामग्री में गिनी जा सकती हैं। पुस्तकालय हुआ, लेबॉरेटरी हुआ, डिजिटल सामग्री हुई, मौखिक सामग्री हुई, इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो उसमें जुड़ती जा रही हैं। आकलन की क्या भूमिका है सब में। कक्षा में अगर सीमित समय है तो बिना नियोजन के उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो नियोजन में हम लोग क्या देखना चाहेंगे। कक्षा प्रबंधन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों का स्तर बहुत अलग अलग है और
जिस तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं, सब बच्चे रोज़ एक समय में आ भी नहीं पाते हैं, कई एक दिन आते हैं, अगले दिन नहीं आ पाते हैं। तो कक्षा के अंदर विविधता होना बहुत स्वाभाविक है। भाषाएं अलग हैं, स्तर अलग है, गति अलग है, सीखने के तरीके अलग हैं। तो उस तरह की कक्षा में प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि हर बच्चा सीखे, ये बहुत एक अहम पहलू होने जा रहा है। स्कूल में भी इसी प्रकार का प्रबंधन, क्योंकि स्कूल में बहुत सीमित संसाधन है, उनका बेहतरीन उपयोग करके हर बच्चे को सीखने में मदद कैसे की जाए, ये देखा जाएगा। समुदाय अब केवल एक कंज्यूमर की तरह नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारा एक पार्टनर है, साझेदार है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में। उसकी भूमिका हम कैसे देखते हैं? क्या वो अपना ज्ञान स्कूल में बांट सकता है? क्या समुदाय के लोग आके जो अपना व्यवसाय है, अपनी समझ है और जानकारी है, वो बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं? शिक्षकों को कैसे तैयार किया जाए अलग अलग अपेक्षाओं के लिए, इन ज़मीनी हालातों में ठीक से काम कर पाने के लिए, ताकि चाहा गया विजन हो पाए, ये हमारी पाठ्यचर्या में ज़रूर शामिल किया जाएगा। और अंत में जब ये सारी बातें आ जाएंगी, और आप देख सकते हैं इस पे जब आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पे चर्चा करते करते कई बार आपको अपना पोजीशन पेपर भी बदलना पड़ सकता है, और पोजीशन पेपर पर कुछ बदलेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बदलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब हमको 1 साल लगना चाहिए कम से कम। ये तो हमारे यहाँ हमको इतना कम समय अलॉट होता है, कई देशों में तो इस पूरे काम के लिए 7 साल 8 साल तक का समय लिया जाता है। और जब ये सारा हो जाएगा, अंत में अगर आप इसके लिए क्रियान्वयन योजना नहीं बनाएंगे कि इसको ज़मीन पे उतारते समय हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या किया जाए कि यहाँ हमारी पाठ्यचर्या में शामिल की गई बातें हर अभिभावक तक उनकी भाषा में सरल तरीके से पहुँचे, हर शिक्षक से ऐसे पहुँचे कि वो उसको अपनी कक्षा में कर पाए, हर अधिकारी उसको ऐसे जाने कि वो फील्ड में इस प्रकार के कदम उठा पाए कि चाही गई चीज़ें सच में हो सकें। अंततः अगर हम क्रियान्वयन योजना नहीं बनाते हैं तो हमारी पाठ्यचर्या केवल दस्तावेजों में रह जाएगी, ये खतरा है। तो अगर इस तरह के कदम हम उठाते हैं और 1 साल तक बड़ा व्यवस्थित काम करते हैं, तो आप मान के चलिए आगे भी इसी प्रकार व्यवस्थित तरीके से बच्चे सीखेंगे। आपने इतनी देर तक ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।